बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम AM at 10 PM। मुझे कहते हैं आसिफ मलिक रियाज और ये नाचीज़ खाकसार। आज इस प्रोग्राम में जिस मौजू पे बात करने वाला है वो है पाक चीन दोस्ती के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना, आप माजी में चले जाएं तो दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिनकी दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जिनकी जो दोस्ती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रही हो जितनी पाकिस्तान और चाइना की रही है। इसके बावजूद कि दोनों का एक मज़हब नहीं है, मजहबी एतबार से, कल्चरल एतबार से, हर एतबार से पाकिस्तान और चाइना आपस में कोई मुताबिकत नहीं रखते, लेकिन इनकी जो दोस्ती है उसकी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अनासर हैं इस दुनिया में जो इस दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, और पाकिस्तान चीन की दोस्ती उनको चुभती है, जिनमें भारत, इजराइल, अमेरिका और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अक्सर हम देखते हैं इसमें दरार डालने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान चीन की दोस्ती के हवाले से कुछ बयानात, अभी आज ताज़ा बयानात जो हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जी इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान चीन के हवाले से ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जितना भी दबाव हो, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात कभी तब्दील नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा बयान है। ये उस बयान के बाद ये बयान आया है कि हम अमेरिका को अपने बहरी अड्डे नहीं देंगे, अपने अड्डे नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी तरह के हो, बहरी, बर्री या कोई भी फजाई। लेकिन अब यह कहना कि चीन की तरफ जो है हमारा कोई भी बदलाव नहीं आएगा, हमारी किसी भी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी के साथ साथ इमरान खान साहब ने और भी मजीद कुछ कहा, उस पर हम बाद में चलेंगे। दूसरी तरफ जो चीन के सदर हैं शी जिन साहब, उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी है चीन में, उसके 100 साल मुकम्मल होने के ऊपर उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब चीन पर दबाव नहीं डाला जा सकता, चीन पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। ये क्यों कहा, क्या वजूहात है, उसके ऊपर कोशिश करेंगे, आज बात करेंगे अपने तज्जियाकार से। और यह भी कहा कि चाइना जो है वो किसी भी तरह से दबाव में नहीं आएगा। अब उन्होंने किसको कहा है, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन ऑफ कोर्स जितनी भी बड़ी ताकतें हैं दुनिया में जो चाइना को कंट्रोल करना चाहती हैं, चाइना की तरक्की से बहुत ज़्यादा खार खाती हैं, उन्हीं ताकतों को मेरे ख्याल में ये पैगाम भेजा गया होगा। अब चीन का भी बयानिया आ गया, पाकिस्तान का बयानिया आ गया, फिर साथ ही शेख रशीद साहब ने भी बड़ा इन डिटेल आज जो है बात करते हुए उन्होंने भी ये जिक्र किया और उन्होंने भी यही कहा है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान और चीन के हवाले से अगर अमेरिका के साथ दोस्ती रखनी भी पड़े तो चीन को स्टेक पर रखकर दोस्ती नहीं निभाई जाएगी। अब हमारे पास दो पहलू हैं। ये पहले भी पाकिस्तान 60-70s की अगर हम बात करें, उस वक्त भी पाकिस्तान जब अमेरिका की तरफ हमने देखा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तब्दील हुई, हमारा रुख जो है वो अमेरिका की तरफ गया। रशिया के साथ कभी खास हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, अमेरिका के साथ हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारा एक राबता रहे। अब इस वक्त मुझे लग रहा है, ये मेरी जाती राय है, कि दोबारा से वही एक वक्त पाकिस्तान के ऊपर आ चुका है जब एक फैसला करना होगा कि आपको अमेरिका की तरफ रहना है या पाकिस्तान को इस वक्त चाइना का साथ देना होगा। ये दो ममालिक आपस में, चाइना यकीनी तौर पर एक सुपर पावर बनने की जंग लड़ रहा है और बहुत हद तक चाइना जो है वो कामयाब हो चुका है। कहा जाता है कि आइंदा कुछ सालों में चाइना हो सकता है, ये एक मफरूज़ा है, अभी कुछ कंफर्म बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक दुनिया में जितने बहुत सारे मुफक्किरीन हैं, बहुत सारे तज्जियाकार हैं, बहुत सारी जो सोशल पहलू रखने वाले जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि चाइना जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, एक दिन बहुत जल्द आएगा कि चाइना जो है वो सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो 10 सालों में भी हो सकता है, 20 सालों में भी, बट फ्यूचर जो है वो चाइना के हाथ में है। अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ बहुत रह लिया, बहुत दोस्तियां निभा ली, अड्डे दे दिए, डू मोर के नारे के हमने आगे सर भी झुकाया, अपने अड्डे भी दिए। अमेरिका हमारे आसपास, अफगानिस्तान में, ईरान में भी हमने देखा कि उनका अक्सर ड्रोन अटैक्स और क्या क्या, जबकि पाकिस्तान खुद ने बर्दाश्त किए ये ड्रोन अटैक्स। अब इस वक्त ये देखना है कि पाकिस्तान क्या डिसीजन लेगा, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है क्या वो चाइना की तरफ पूरी, उसका जो रुख है वो पूरा तब्दील हो रहा है चाइना की तरफ, या अमेरिका की तरफ भी हमारी थोड़ी सी एक नरमी है, बिकॉज बहुत सारी पाबंदियां लग सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर, और भी दीगर ऐसे पहलू हैं, बिकॉज हम जिन हालात से भी गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम इस वक्त हैं, उसका हमें देखना होगा कि हम उससे कैसे खुद को बाहर निकाल सकते हैं और क्या वो सूरत हाल है कि पाकिस्तान को इस वक्त डिसीजन लेना होगा। चाइना की तरफ एक तो जो मेरे हिसाब से जो बेहतर डिसीजन चाइना की तरफ जाने का इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक तो बहुत पुरानी दोस्ती है, फिर एक बहुत स्ट्रांग पड़ोसी मुल्क है हमारा, और उसकी बहुत सपोर्ट रहती है जब हम भारत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि चीन और भारत की आपस में जो ताल्लुकात हैं
वो काफ़ी कशीदा नज़र आते हैं और हमेशा से कशीदा रहे हैं। और पिछले कुछ अरसे में उनके एक खत्ते के ऊपर एक इलाका है जिसके हवाले से अक्सर हमने देखा कि कुछ झड़पें भी होती रहती हैं और इनका आपस में जो बिज़नेस है वो भी कुछ खास इस वक्त आपस में बिज़नेस नहीं हो रहा, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, जिसमें इमरान खान साहब ने बल्कि कहा है, भारत को मशवरा दिया है आज कि आप भी चीन के साथ अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको करें, क्योंकि चीन के साथ आप बराबरी नहीं कर सकते। ये इंडिया को आज पैगाम दिया है इमरान खान साहब ने कि चीन के साथ आप बराबरी नहीं कर सकते इस खत्ते में, आप उनके साथ कारोबार करें ताकि आपको फायदा होगा। ये एक सजेशन थी भारत के लिए, क्योंकि भारत को अक्सर सजेशंस पसंद नहीं आती। वो ऐसा मुल्क नहीं है जो सजेशंस के ऊपर कान धरे, वो अपनी मनमानी करने वाला एक मुल्क है और हमने देखा कि अक्सर नुकसान भी उठाया भारत ने इस हवाले से। अब हमारे पास इस वक्त सी पैक मौजूद है। सी पैक एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जमी हैं। सी पैक क्यों दुनिया को खटकता है? सबसे पहले तो पाकिस्तान, जब भारत की बात की जाती है तो पाकिस्तान को तरक्की देखते ये मुल्क, ये भारत, ये जो पड़ोस में बैठा है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान जो है एक स्ट्रांग पोजीशन हासिल करे इस खत्ते के अंदर। सी पैक एक वो रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक तो बहुत ज्यादा, आपको पता है, जो एक इन्वेस्टमेंट होगी, उसके अंदर चाइना का पार्ट लेना, फिर ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना, फिर बहुत सारे और दीगर ममालिक पाकिस्तान की तरफ, जैसे हमने देखा जी कि एक ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, ऑफ कोर्स वो हो भी चुकी है, उसका जो टेस्ट ड्राइव थी, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, पूरे मिडिल ईस्ट से होती हुई टर्की तक ट्रेन। इस तरह के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को अब दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं। चाइना भी हमें सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बन रहा है, उसके ऊपर भी हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान ने जो है वो माशाल्लाह तरक्की की है। गवादर पोर्ट हमारी माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रही है और उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट होगा वो बलूचिस्तान को होने वाला है, बिकॉज बलूचिस्तान को हमेशा से किसी ना किसी तरह से, चाहे वो भारतीय एजेंडा हो, चाहे वो कोई भी एजेंडा हो, हमेशा से कोशिश की गई है कि बलूचिस्तान को, बल्कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स मौजूद थे जिनमें हमने देखा कि खाना जंगी की सूरत हाल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल थी भी जब वो फोर्सेस के खिलाफ अटैक करती हैं। अब भी वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जो तंजीम मौजूद है वो अक्सर देखते हैं जी कि वो अटैक करते नजर आती है और वो लोगों को बर्दाश्त नहीं करते बलूचिस्तान में। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये खित्ता, ये बलूचिस्तान का खित्ता जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अराजी रखने वाला सूबा है, वो तरक्की नहीं कर सका। वो कभी भी अपने उस मकाम को नहीं छू सका जितनी मादनियात वहां पे मौजूद हैं। पाकिस्तान को जितना बड़ा ये जो हीरा एक अल्लाह ताला ने एक अता किया बलूचिस्तान की सूरत में, एक तोहफा, एक बहुत ही नायाब सूबा, उसको हम कभी यूटिलाइज ही नहीं कर सके। इसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा सका? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन चाइना के आने के बाद से, जब से इकोनॉमिक कॉरिडोर का आगाज हुआ है, ये बहुत जबरदस्त एक न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए और जिसकी बड़ी शिद्दत से हमें ज़रूरत भी थी। हम चाहते थे कि पाकिस्तान में अमेरिका कहीं ना कहीं अड्डों वाला सिलसिला ख़त्म हो, ये ड्रोन अटैक्स का सिलसिला ख़त्म हो, और चाइना की इन्वेस्टमेंट के बाद अब एक तरह से वो हमें एरिया पूरा सिक्योर होता नजर आता है, बिकॉज बलूचिस्तान से लेकर चीन तक पूरी ट्रैक्स जो हैं बिछाए जा रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज लगाई जा रही हैं। गवादर खास तौर पे जो है वो एक फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला एक ऐसा हब बनने वाला है जो किसी ज़माने में हमने देखा कि दुबई पिछले 30 से 40 साल में जिस तरह से उसने तरक्की की, सिर्फ इसी वजह से उनकी पोर्ट यूज़ हुई। पूरा यूएई जो इस वक्त बिजनेस हासिल करता है वो पूरा का पूरा बिजनेस इन रूट हो सकता है बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट के ऊपर, बिकॉज एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक मूव है पाकिस्तान का इस हवाले से। लेकिन यही चीज़ जो है वो भारत को नहीं चुभती है, भारत उसको बर्दाश्त नहीं करता है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लें और जितने नए ताज़ा बयानात आए हैं इसके हवाले से भी बात करें और इसके हवाले से भी हम देखें कि हमारे जो मुअज़्ज़िज़ गेस्ट्स हैं वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। जी हमें प्लीज़ मुझे बताइएगा जब अब गेस्ट हमें ज्वाइन कर लें। हमारी कोशिश है कि आज हमें ज्वाइन करें इम्तियाज़ आलम साहब, और इम्तियाज़ आलम साहब जो हैं वो इंतहाई सीनियर एनालिस्ट हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि आज उनको मदऊ करें, उनको साथ रखें और उनसे हम जानें। काफ़ी नामवर शख्सियत है, कोशिश पूरी है कि वो भी हमें ज्वाइन करें। इसी के साथ इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, और इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं सियासत के मामलात के ऊपर और इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज़ होती हैं, और ब्यूरो चीफ भी हैं। इसी के साथ साथ साबिक सदर रह चुके हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब के ये इन कराची। तो कोशिश करेंगे आज और भी मेहमानों को साथ साथ ज्वाइन करवाएं ब्रेक के बाद। जी जी प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर किसी ने मुझे ज्वाइन किया है तो हम बिल्कुल उनकी तरफ जाएंगे। अच्छा जी, इस वक्त जी जी प्लीज़ मुझे बताइए।
मुझे लग रहा है कि मुझे आवाज आ रही है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। इम्तियाज साहब कौन? इम्तियाज आलम साहब मेरे साथ हैं या इम्तियाज फरहान साहब है? इम्तियाज फरहान सर इम्तियाज फरहान साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। मेरी आवाज सही आ रही है आपको? सर आपकी आवाज आ रही है। इत्तेफाक से हमारे प्रोग्राम में हमने दोनों इम्तियाज साहब को आज मदऊ कर लिया है, तो जानना जरूरी है। हाँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये जो इम्तियाज आलम साहब है, ये हमारे और हमारी सहाफत के सर का ताज है। बिल्कुल, और बिल्कुल फोकल पर्सन है, ऐसे फोकल पर्सन कि जो तलवार की नोक पर भी सच बोलने से कभी गुरेज नहीं करेंगे, और अगर हमने कभी झूठ बोलने की कोशिश की तो ये हमें भी राह रास्ते ले आते हैं। मेरे ख्याल में सहाफत है ही इसी का नाम, इम्तियाज फरहान साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इम्तियाज आलम साहब मेरे लिए ऑनर की बात है, और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस प्रोग्राम में इम्तियाज आलम साहब जैसी शख्सियत मौजूद है, आपने मुझे भी मौका दिया कि मैं वो इज़हार करूँ, कि मेरे लिए क्रेडिट की बात है, और मैं इसके लिए आपको बिल्कुल बता दूं। सर बहुत शुक्रिया, हमारी पूरी कोशिश है। इम्तियाज आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, अभी उनसे रब्ता किया जा रहा है। इम्तियाज फरहान साहब, मुझे एक तो कि आपकी आवाज़ सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है शायद आप बाहर हैं, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, थोड़ी कोशिश कीजिएगा अगर आप मुनासिब समझें कि हम आपको बेहतर सुन सकें। जी अब बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मैं पहला सवाल आपकी तरफ लेकर आऊँगा। पाक चीन दोस्ती, आपको पता है हम बचपन से हम बड़े हो गए, हमसे पहले भी हमारे वालिदैन बड़े हो गए, हम एक दोस्ती सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है। ये हमने देखा है, और सीपैक के बाद और मुख्तलिफ माजी में भी ऐसी मदद हमेशा चाइना करता रहा है। पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी कोशिश की है, जब जब ज़रूरत हो दोस्ती निभाने की, एक छोटे भाई की तरह, तो उन्होंने पूरी कोशिश की हम कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान के पास सर दो रास्ते हैं, या तो अमेरिका को ही फॉलो करता रहे, या फिर चीन की तरफ प्रॉपर अब जो है हमारा जो रुख है वो चीन की तरफ मुड़ जाना चाहिए। आप क्या देखते हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना हमारे मफाद में है, या चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करना? जो ये खारजी उमूर होते हैं, डिप्लोमेसी होती है, सिफारतकारी होती है, उसका तकाजा ये है कि हमारे दोनों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छा, दोनों से होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मैं आपको हवाले दूंगा कि आप हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफारतकारी है, जो मुआहदात है, जिन जिन अक़वाम से, जिन जिन मज़ाहिब से जो उसके मुआहदात है, वो रिविजिट करे, उसको पढ़े, उसको तजर्बे के तौर पे ले, तो आपको सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। आपने बैक वक्त और दूसरी एक अहम बात कि नजाशी के दरबार में जो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे ने कफील में तकरीर की थी, उस तकरीर का मतन उठा लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त यहूदियों से भी सुलह की, माहिदा किया, कुफार से भी किया, और जो दूसरी वहाँ पे मौजूद थे मजूसी वगैरह, उन सबसे भी मामला चलाए। और रियासत मदीना बिला वजह नहीं मशहूर हुई, आज तक रियासत मदीना का बिला वजह नहीं है। इसकी वजह यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चार्टर दिया दुनिया को, ह्यूमन राइट्स का चार्टर दिया, इसके वारिस आप है, मैं हूँ, हम सब है। तो मेरी ये उस से गुजारिश ये होगी और मशवरा भी ये होगा कि हमें दोनों से ताल्लुकात। सर लेकिन मसला ये है कि अगर दोनों कहते हैं जी कि या तो उनसे या हमसे, होता है ना कि दो सुपर पावर, एक मौजूदा सुपर पावर और एक मुस्तकबिल का सुपर पावर जो हम अखज़ करते हैं अभी, जो जिस तरह से अचानक तरक्की कर रहा है, इन दोनों को आपस में आपको पता उनके ताल्लुकात खराब हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा मुल्क है जो दोनों के साथ चल रहा है, अगर उनको हमें किसी एक को चूज करना पड़ा, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं हमें चूज किसको करना चाहिए मुस्तकबिल में? मेरी जान मैं हवाला दूंगा हिंदुस्तान का, ठीक है। हिंदुस्तान के रशिया से भी बहुत बेहतर ताल्लुकात, बहुत अच्छे ताल्लुकात, और अमेरिका के भी वो आंखों का तारा बन गया। सर लेकिन रशिया वो रशिया नहीं रहा जो पहले हुआ करता था सर, वो 90 से पहले का रशिया और था, उससे ज्यादा बेहतर है, उससे ज्यादा मजबूत है रशिया इस वक्त। तो हमारा ये कि हमें पाकिस्तान का मफाद देखना है, हमें किसी का भी मफाद नहीं देखना, हमें पाकिस्तान सर मुझे जी सर इम्तियाज आलम साहब ने ज्वाइन किया, मैं बिल्कुल उनको वेलकम कहना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी
सर बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब, आपने हमें आज वक्त दिया। और अभी आपकी बात हो रही थी, इम्तियाज़ फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अच्छे अल्फाज में उन्होंने आपको याद किया, बड़ी रिस्पेक्ट दी उन्होंने आपको, और कहा कि आप सहाफ़त का असली चेहरा हैं पाकिस्तान में, और माशाल्लाह आप हमारे सर का ताज है। बहुत शुक्रिया सर इम्तियाज़ साहब। सर मैं आपसे एक पहला जो सवाल है मेरा, वो इस वक्त खारजा पॉलिसी के हवाले से है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मेरे ख्याल में इस पोजीशन में खड़ा है जहां हमें या तो दोबारा से वही अमेरिका को फॉलो करना पड़ेगा, या फिर चीन की तरफ मेरे ख्याल में जाना पड़ेगा, जिस तरह स्टेक खासतौर पे चीन दिखा रहा है पाकिस्तान में सीपैक और उसके बाद। आपको सर आपकी जाती राय के मुताबिक क्या लग रहा है, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है इस वक्त, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना या फिर चाइना की तरफ आपके ख्याल में हमें अपना रुख मोड़ देना चाहिए? देखिए, चीन के साथ तो हमारे ताल्लुकात ऑलरेडी तारीखी एतबार से बहुत मुस्तहकम हैं जी। और एक वक्त था कि पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका ने राब्ते करवाए थे और किसिंगर यहाँ से गए थे चाइना, और एक नई तब्दीली आई थी कोल्ड वॉर पीरियड में जी। अब चीन दुनिया की सुपर पावर है और बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और खुद अमरीकी इदारे और तजियाकार और उनके थिंक टैंक्स और पेंटागन ये बात को मान रहे हैं कि चीन को दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। दूसरा मसला ये है कि चीन जो ग्लोबलाइजेशन का जो एक फिनोमेना बना है दुनिया में, उसका बड़ा चैंपियन चीन बन के सामने आया, जबकि ट्रम्प के दौर में अमेरिका फर्स्ट के नाम पे अपनी हट गया था आलमी इदारों से, WHO से भी निकल गया और भी बहुत सारे अलायंसेस से विड्रॉ कर गया। अब दोबारा अमेरिका बिल्ड कर रहा है अपने अलायंसेस को दोबारा से, और खास तौर पे चाइना के खिलाफ सदर बाइडेन भी बहुत मुतहर्रिक है, और अभी क्वाड का इजलास होना है अगले महीनों में, जिसमें भारत है, जिसमें अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये एशिया पैसिफिक का रीजन मरकज बनेगा बड़ी टेंशन का। ये मिडल ईस्ट नहीं होगा, ये जनूबी एशिया नहीं होगा, ये बुनियादी तौर पे एशिया पैसिफिक रीजन बनेगा, और ये चीन के खिलाफ होगा, और चाइनीज इस बारे में काफी अलर्ट है और तैयार है। ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे जी प्लीज कंप्लीट जी। पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का ताल्लुक चाहे अमेरिका से सिर्फ इस हद है कि अफगानिस्तान में अगला सीन क्या होने जा रहा है, अमेरिका जा रहा है सर वहां से, और किस तरह पाकिस्तान अमेरिका के लिए विड्रॉल के बाद अमेरिकी फौजियों की वापसी, जो कि अब जुलाई में इस महीने में मुकम्मल हो जाएगी जी, 4 जुलाई, उसके बाद जो हालात पैदा होने जा रहा है जी, वो अमेरिका के लिए से ज्यादा पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक होना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई काबुल की हुकूमत बहरान का शिकार हुई, और इस पे सभी का इत्तफाक है कि बड़ी खौफनाक खाना जंगी होगी, तो यकीनन पाकिस्तान पे उसके बड़े असर पड़ेगा। अच्छा सर मुझे एक छोटा सा सर इशू बताएं सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से बचा सर, एक मैं आपसे बात जानना चाहूंगा, ये सीपैक जो पाकिस्तान को नसीब हुआ, बिकॉज हम खुद इतनी शायद ताकत नहीं रखते इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, और सीपैक इस वक्त पाकिस्तान का मेरे ख्याल में एक ऐसा प्रोजेक्ट है शायद हमें बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं बना सकेगा, लेकिन एक हमें फ्यूचर में एक ऐसा कॉरिडोर मिल जाएगा कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे, बहुत बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान में आएगा, और हमारा फ्यूचर हम देखते हैं कि सीपैक है। सर ये सीपैक के ऊपर जो भारत है, मुख्तलिफ ममालिक की नजरें हैं, वो चाहते हैं ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए, पाकिस्तान तरक्की ना करे। पाकिस्तान को सर इस वक्त क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने पड़ेंगे ताकि भारत जिस तरह की चालें चलता है, हमने देखा कि अमेरिका भी हमें कहीं ना कहीं से अभी प्रेशराइज करना शुरू हो गया है, अड्डे भी हमने नहीं देने साफ साफ कह दिया है, तो सर हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि हम सीपैक के ऊपर कोई बात ना आने दें? देखिए, सीपैक पे अगर अमल दरामद नहीं हो रहा या कमजोर पड़ा है, खास तौर पर पिछले 3 साल से, तो उसके हमारा कसूर अपना है। चाइनीज का सीपैक का बड़ा ग्रैंड प्लान है, और हमारी तैयारी नहीं है उसके लिए, या ये कि हमने अपनी अमलियतें सही तौर पे तय नहीं की है।
हम वक्ती जरूरियात के तहत सी पैक से फायदा उठाते हैं। जैसे नवाज शरीफ के दौर में तवानाई का बहरान था, या नवाज शरीफ को बड़े हाईवेज का और सुपर हाईवेज का, मोटरवेज का जी शौक जी था। जी 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 जी। तो वो उस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो चले गए। अभी हम देखते हैं कि इमरान हुकूमत ने कोई के पास क्लियर प्रायोरिटीज का न प्रायोरिटीज तय हुई और ना ही कोई रोड मैप नजर आया, और हमारी कैपेसिटी जो है हमने बिल्ड नहीं की है। सही। हालांकि अभी फिर अपने काबीना की पहली कमेटी थी, अब हमने तमाम इदारों की मिलाकर एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बना दी है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पास चाइना एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और मुख्तलिफ मैदानों में ताउन के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं। उस पर काम नहीं किया गया। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, भले डिफेंस सेक्रेटरी है या आर्म फोर्सेस के लोग हैं, वो अपने अपने एरियाज में एक्सपर्टीज रखते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल वाटर का इशू है, या फिर डैम्स का मामला है, या फिर टेक्निकल नो हाउ का मामला है, या एग्रीकल्चर का मामला है, या ये कि जो इंडस्ट्रियल आपने बेसिस जो एरियाज बनाने हैं उसके हमारे एक्सपर्टीज का मामला है। तो वो सारा मैं समझता हूँ फोकस वहां होना चाहिए। जी सर। जो मुझे नजर नहीं आता जी अभी तक। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, फोकस नजर नहीं आता। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका ने भी क्लियरली बाइडेन ने रोड एंड जो ये मंसूबा है सदर जी का, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जी जी, उसने बहुत मौकफ लिया उनके खिलाफ, बल्कि अपना मुतबादिल भी कोई पेश किया है जो जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर के इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। जी जी जी। और वो वही सरमायाकारी करेंगे जहां उन्हें प्रॉफिट मिलेगा ज्यादा। सर ये चाइना का जो बयान आया, मैं ब्रेक पे जाने से पहले, जी जी जी, एक और, मुझे, मैं ब्रेक पे जाऊंगा लेकिन मैं प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए सर। मुझे एक और सवाल आपसे करना है। ये चाइना ने आज जो बयान दिया है कि मैं इस वक्त अब चाइना किसी के दबाव में नहीं आएगा, ना कोई चाइना को प्रेशराइज कर सकता है। आपके ख्याल में ये किसको चाइना ने कहा है स्पेसिफिकली? बिकॉज नाम नहीं लिया किसी मुल्क का, लेकिन आप क्या बेहतर समझते हैं चाइना ने किसको क्लियर किया है ये अपना स्टांस? देखो, दुनिया में एक तो अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया अमेरिका जी। अच्छा, इसी तरह इंडिया भी चाइना को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस करता है। यस, तो इनके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता चाइनीज के साथ। आज इमरान खान साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि इंडिया को तो तिजारत करनी चाहिए चाइना के साथ, बराबरी नहीं करनी चाहिए इस खत्ते में। आज ही उन्होंने कहा है इस बयान को, मेरे ख्याल में खान साहब तो बहुत, जी जी जी, खान साहब तो बहुत सी बातें कहते हैं, तो मैं अब उस पर क्या कर सकता। नहीं, इस बयान से आप एग्री करेंगे कि भाई इंडिया बराबरी नहीं कर सकता, बिजनेस कर ले चाइना के साथ तो उसके हक में बेहतर होगा? मेरा ख्याल है कि इंडियन बेहतर समझते हैं। हाँ। और इस वक्त सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का इस वक्त भी चाइना है, इस वक्त भी, आज के दिन भी। तो वो इंडियन यकीनन बिजनेस जारी रखेंगे। आप देखिए कि जो अभी सरहदी झगड़ा हुआ था चीन में और इंडिया में, उससे उन्होंने बड़ा ठंडे दिल से, नरम दिल से हैंडल किया। उनके मीडिया ने भी इससे ज्यादा चीन की दुर्गति बनाई। लेकिन जब देखते हैं जब पाकिस्तान इंडिया का मामला आता है तो वहां पर काफी ज्यादा शोर मचता है, और छोटी बात में बड़ा एक प्रोपेगेंडे की मशीन चल पड़ती। लेकिन मैंने देखा कि इंडिया के चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के मामले में बड़ा इंडियन मीडिया कॉशियस था, तो गवर्नमेंट भी कॉशियस थी। ज्यादा इंडियंस एक हद से ज्यादा नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे इंडिया अपनी डेवलपमेंट के रास्ते से निकल से पीछे हट जाएगा। जी नाज, सर प्लीज हमारे साथ रहिएगा, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कुछ नए मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, कोशिश है कि एम्बेसडर में ज्वाइन करें, जावेद मलिक साहब, पूरी कोशिश है कि वो ज्वाइन करें, और भी एक साहब हैं, पूरी कोशिश है कि वो भी हमें ज्वाइन करें। काफ़ी सीनियर तजिया निगार भी हैं जी मौजूद। नाज़रीन, इस वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से होगा। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM और इस वक्त हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। बहुत ही नामवर शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। सहाफ़ियत की दुनिया से बहुत बड़ा नाम इम्तियाज़ आलम साहब, और बाइसे ये हमारे लिए बड़ी खुशी है कि आज मुसर्रत का मौका है कि आज इम्तियाज़ आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी के साथ साथ इम्तियाज़ खान फरहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात हो रही है, उनसे मज़ीद सवालात हैं, करते हैं साथ साथ बात। और इसके साथ साथ हामिद अली मशरकी साहब हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से। इस वक्त वो ऑन वीडियो कॉल हमारे साथ रहेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। जी मुझे बताइएगा, अगर मेहमान हमारे साथ हैं तो मैं सवालों की तरफ बढ़ना चाहूँगा बगैर यहाँ पे वक्त ज़ाय किए। जी इम्तियाज़ खान फरहान साहब। जी जनाब। जी फरहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया ब्रेक का और अब आप हमारे साथ हैं। फरहान साहब, ये ज़रा बताएं कि जो इंडिया इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में, हमने देखा कि बलूचिस्तान में तखरीब कारियों की वारदातों में अभी भी हमें पता चला है कि जो लाहौर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, शायद कोई कड़ी मिल रही है कि वो भी शायद इंडिया कर रहा है। ये इंडिया को बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान चीन दोस्ती से। जरा बताएं कि इंडिया की तरफ हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या दोस्ती का हाथ बार बार बढ़ाते रहें, बार बार वही दोस्ती निभाने की बातें करते रहें कि जी ठीक है, हम पहले हमसे बात कीजिए, आए बैठें, ये हमें अपना स्टांस बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा कि बस बहुत हो गया, अब मजीद बात नहीं होगी? क्या लगता है आपको सर? जी बिल्कुल, उससे थोड़ी सी आपसे इजाजत चाहते हुए इम्तियाज आलम साहब की सेहत और सलामती के लिए दुआ भी करेंगे, क्योंकि एक हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था, थोड़ा एक लेफ्ट साइड पे एक कोई प्रॉब्लम हुई थी तो हम सब परेशान हुए थे, लेकिन बाद में इत्तला मिली माशाल्लाह और आज गुफ्तगू भी हो रही है। देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान सीपैक का मुखालिफ नहीं है। सीपैक हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे कई एक इस्लामी ममालिक भी हैं, और ये हमें बार बार हम खुल के नहीं कहते इन मामलों को, कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कराची के जो हालात खराब हुए थे तो उसमें जहां हिंदुस्तान था वहां पर हमारी एक इस्लामी रियासत भी थी कि जो कभी नहीं चाहती थी कि कराची इतना इस्टेब्लिश हो जाए कि उसकी रियासत को कोई खतरात लाकर हो जाए। किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, वो नाम लिए बगैर इसमें बहुत, चूंकि वो इस्लामी मुल्क है इसलिए मैं उसको कोई, लेकिन मैं ईरान की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं यही पूछना चाहता था, ईरान की बात नहीं कर रहा। ईरान की, क्योंकि पड़ोसी ईरान ही है तो पहला जो पड़ोसी की जरूरत नहीं है। पड़ोसी देखे बहुत दूर दूर से भी, अमेरिका पड़ोसी नहीं है हमारा, वो सारी चीजें करता है। लेकिन इस्लामिक ममालिक में हमारे पास अफगानिस्तान ही है और ईरान ही है, पड़ोस में अफगानिस्तान है, ईरान है, और ये जो हिंदुस्तान है वो अपना काम करता है, वो करता रहेगा, वो कभी भी हमारे साथ कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखे। तो हमें उसी तरह की तैयारी करनी चाहिए और हम करते हैं। अब देखें, जहां तक आप बोले दोस्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो हम स्टेट के लेवल पे हम देखते हैं तो दो राय सामने नजर आती हैं कि एक राय आती है कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें तिजारत करनी चाहिए स्टेट लेवल पे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं उस वक्त तक जो हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं बहाल नहीं होंगे कि जब तक वो मकबूजा कश्मीर से 5 अगस्त वाला स्टेटस वापस नहीं लेता। सुना है वो थोड़ा सा कुछ हुआ है, उस पे कुछ बेहतरी आई है उस स्टेटस। मैं कहता हूँ वापस भी ले लें तो कुछ भी नहीं है, वापस ले लें जब भी कुछ नहीं है। ये हमारे वजीर आजम इमरान खान, हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, हमारी वजारत खारजा का बदतरीन कमजोर तरीन मौकिफ है कि वो 5 अगस्त का स्टेटस वापस ले, तो उससे बात हो। इसका मतलब हुआ कि हिंदुस्तान अपनी हिकमत अमली में कामयाब रहा। उसने एक ऐसा फैसला किया जिसको पूरी दुनिया नहीं मानती। उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की, ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग नहीं मानते और खुद हिंदुस्तान के बहुत सारी इंटेलिजेंसिया नहीं मानती। तो इससे आगे जाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी को 5 अगस्त वाले स्टेटस के ऊपर राय शुमारी के बजाय दुनिया भर में रेफरेंडम की बात करनी चाहिए। ये कमजोर अलामत है हुकूमत की कि वो आजादी की बात करे ऑक्युपाइड कश्मीर की। अब तो एक और खतरनाक बात सामने आ रही है कि जम्मू और कश्मीर को जम्मू और प्रदेश के तौर पे नाम तब्दील किया जाने वाला, बिल्कुल ऐसा। और ये देखें, इसमें आप जब शाहराह श्रीनगर मेरे इस्लामाबाद में लगा देंगे तो आपको शर्म नहीं आएगी? शाहराह कश्मीर आप चेंज कर दिया। मैं कश्मीर की आजादी के ऊपर मर मिटने को तैयार हूं, मैं ऑक्युपाइड कश्मीर जाना चाहता हूं। आप उठा के शाहराह श्रीनगर यहाँ पे लगा के आप ताली बजाते हैं। आप बोलते हैं कि जनाब हमने शाहराह श्रीनगर रख दिया और ये रास्ता जाएगा। यार, आपने कश्मीर का नाम मिटाया है। खुदा के बंदो, आपने कश्मीर का नाम मिटा दिया जज्बात में। आधा घंटे कहाँ गया वजीर आजम? हर जुम्मे को हम आधा घंटे एहतजाज करेंगे, कहाँ गए आधा घंटे? अब बोलते हैं कि जी ये स्टेटस वापस लेगा तो हम
वो हम सिफारती ताल्लुकात उससे बात करेंगे। तो भाई आप बोलो आजादी की बात करेगा तो हम वापस करेंगे। तो ये तो उनके साथ ये सारी चीजें करते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए या करनी नहीं चाहिए बात? मैं बात बड़ा सबसे दो करनी टोक चाहिए। आपसे जवाब चाहूंगा, क्या बिल्कुल करना दो चाहिए? टोक ये कि हमें सब पड़ोसियों से बात करनी चाहिए। जिस तरह हम गलत तरीके से कहते हैं कि अफगानिस्तान का अमन हमारा अमन है, नो, पाकिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है, अफगानिस्तान का अमन हमारा अमन। हम क्यों उसको बोलते हैं अफगान? क्या चाइना ने कभी कहा कि पाकिस्तान का अमन हमारा अमन है? क्या किसी और ये ने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ बिल्कुल मैं आऊंगा अभी, ये मेरा क्लोजिंग आज कोशिश करूंगा कि अमेरिका और अफगानिस्तान की तो सिचुएशन पे हमारी करेंगे हम। बातचीत सबसे होनी जी चाहिए। जी जी जी, बातचीत हमें सबसे रखनी चाहिए, सिफारती ताल्लुक। और मेरे ख्याल है कि आज के प्रोग्राम में फायदा हमें उठाना चाहिए मशरकी साहब, और खास तौर पर इम्तियाज आलम साहब को हमें सुनना चाहिए। बिल्कुल। हामिद मशरकी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी, वो लंदन में ड्राइव कर रहे थे तो शायद वो कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इम्तियाज आलम साहब, सर आप हमारे साथ हैं? जी हाँ सर एक दफा फिर बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा इंतजार भी किया। सर इंडिया के हवाले से यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, पाकिस्तान का इस वक्त स्टांस इंडिया के हवाले से क्या होना चाहिए? सर देखिए, ये मौकफ के हिंदुस्तान आर्टिकल 370 को बहाल करे और 5 अगस्त के इक़दामात जो जाहिर है आर्टिकल 370 और 35A से मुतल्लिक थे, जी जी जी, यानी कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के हवाले से थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने तारीखी तौर पर और सियासी तौर पे कब कश्मीर की खुसूसी हैसियत को माना था? हम तो पाकिस्तान तो कश्मीर के भारत के साथ इलाहाक को ही नहीं मानता रहा। आप जब अब आज तक UN की करारदादों की बात करते हैं, उसमें तो आप 370 की बात को तस्लीम नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत मौका था। अब उसमें ये हुआ है कि हमें डिफीट हो गई है। डिफीट हमें इस तरह हो गई है कि कश्मीर की 8 बड़ी पार्टियों के 14 लीडर्स की दिल्ली में मोदी के साथ मीटिंग हुई है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और वो तमाम पार्टियां तकरीबन तैयार हैं कश्मीर के, जिसे कि एक सूबे का दर्जा दिया जा रहा है खुसूसी हैसियत की बजाय, जी वो उन इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं। आइंदा चंद महीनों में कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, मकामी इलेक्शन हो चुके हैं। अब जो पार्टियां कश्मीर की हैं वो 370 के खात्मे के खिलाफ हैं। ये गुपकर डिक्लेरेशन की 5 पार्टियां हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है और PDP महबूबा मुफ्ती की PDP भी शामिल है। उन्हें लॉलीपॉप ये दिया गया है और उन्होंने मान लिया है। लेकिन कुछ पार्टियां ने ज्वाइन नहीं भी की है मीटिंग, उनको शायद मदु ही नहीं किया गया, इनवाइट भी नहीं किया गया। इसके ऊपर भी बड़ा एक इशू है कि कश्मीर की पूरी तर्जुमानी नहीं हो रही थी वहां पे। नहीं, वो देखिए, वो जो मैं बात कर रहा हूँ जो कश्मीर की पार्लियामेंट्री पार्टी, जी पार्लियामेंट्री पार्टी, जो कि कश्मीर में हुकूमतें बनाती रही हैं या अपोजिशन पे बैठती रही है। मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा कश्मीर उन कश्मीरी लीडर्स का जो कि अलग से किसी भी सियासी अमल में यानी उन्होंने कभी हिस्सा नहीं लिया, कभी हिस्सा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरी बात मुझे मुकम्मल जी, प्लीज। उन्हें कहा गया कि भाई ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो ये सब जुडिस है, आप जाएं जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़े। इस बात को सबने मान लिया है जो ये पार्टियां हैं जो कि पार्लियामेंट्री पार्टी। तो लिहाजा ये जो ये मुझे नजर ये आ रहा है कि अगले 6 महीने में वहां पे एक इंतखाबात के बाद एक सूबाई असेंबली वजूद में आ जाएगी और कश्मीरी लीडर्स अब 2 मुतालबे कर रहे हैं जी। एक मुतालबा ये है कि 35A के तहत जो आपने तब्दीली की है कि कश्मीरियों की जो नस्लियाती हैयत तरकीबी में जो तब्दीली लाने की कोशिश है, उनका एक तो आप ये नहीं करेंगे और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी होगी वो मकामी होगी, वो कश्मीर की होगी। ठीक है। यूनियन से चीफ सेक्रेटरी नहीं आएगा, यूनियन से यानी दिल्ली से नहीं आएगा IG। अंडरस्टैंडेबल है। हाँ, ये अब उन्होंने रख ली है जी। अब लिहाजा जो मसला बना था ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कि बंदिशें लगी या जो क्रैकडाउन हुआ और हजारों लोग गिरफ्तार हुए, तो वो मामला उससे
बाइडेन के आने के बाद मोदी चाह रहे थे कि वो ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड पे क्लियर होकर जाए जब वो जाएंगे वाशिंगटन क्वाइट के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि अब आप देख लीजिए, हमने अगर गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बना लिया ना, जी जी, इसी तरह लद्दाख को उन्होंने अपनी यूनियन टेरिटरी बना लिया है, बिल्कुल और ऐसा ही है। जम्मू से अलहदा कर लिया है। हम आजाद कश्मीर को फाटा की तरह ट्रीट करते हैं। ना हक खुद इरादियत पाकिस्तान देने के तैयार है कश्मीर को, ना हिंदुस्तान देने के लिए तैयार है। वो हमारे इलाके को कहते हैं मकबूजा कश्मीर, हम उनके जो जेर तसल्लुत इलाका है। तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली कश्मीर को दो मुल्कों ने तस्लीम कर लिया है। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। जी जी प्लीज आप कंप्लीट करें। जी जी प्लीज। देखिए प्रैक्टिकली ये जो बातचीत नवाज शरीफ में और अटल बिहारी वाजपेयी में हुई थी, या जनरल मुशर्रफ से और मनमोहन सिंह में हुई थी, और उसमें ये था कि जो LOC को एक बॉर्डर बना दिया जाए, एक नरम बॉर्डर बना दिया जाए, कश्मीरी आपस में मिलने जुले, लेकिन जिसके पास जो कश्मीर है उसके जेर तसल्लुत रहेगा। ये मैं समझता हूँ कि स्टेट लेवल पे अनडिक्लेयर्ड ये पॉलिसी आ गई है। राइट सर। अब उसमें जी जी, अब क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं आजाद कश्मीर में भी, और पाकिस्तान की तीनों पार्टियां वहां पे कश्मीर के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेगी, एक दूसरे को मोदी का एजेंट करार देगी और कश्मीरियों से मोहब्बत का ऐलान करेगी। जी, और मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा सर, मेरा अगला सवाल यही होगा। हामिद मशरकी साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया लंदन से, मैं चाह रहा हूं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करें, उनसे भी जरा बात करें वो क्या राय रखते हैं। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। आई अंडरस्टैंड आप ट्रैवल कर रहे थे, बट थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, वी अप्रिशिएट दैट। सर, बात हो रही है आज पाक चीन दोस्ती के हवाले से, पूरे खत्ते के हवाले से पाक चीन दोस्ती कैसे इम्पैक्ट पैदा कर रही है इस पूरे खत्ते में। CPEC का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडिया को उससे बड़ा इशू है, अमेरिका को भी मुझे लग रहा है इशू होता नजर आ रहा है। ऑलरेडी अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाई जा रही है। सर, पाकिस्तान को, पहला मेरा बेसिक सवाल जो आज का है वो मैं आपकी तरफ भी थ्रो करूंगा सर, पाकिस्तान को अमेरिका को फॉलो करना चाहिए या वक्त आ गया है कि अब चाइना का हाथ पकड़ लें और बस बाय बाय अमेरिका, जिस तरह इमरान खान साहब का कुछ थोड़ा सा स्टांस नजर भी आ रहा है। जी प्लीज। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। बात यह है कि मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो अभी हम कश्मीर के हवाले से इम्तियाज आलम साहब में सुन रहा था, उनको भी मैं 1 मिनट इस पे लेना चाहूंगा। ये है कि देखिए आसिफ साहब, मैं इसमें इम्तियाज आलम साहब के साथ माजरत से इख्तिलाफ करता हूँ। हमारा जो कश्मीर पे स्टैंड है, या हम आजाद कश्मीर पर जिस तरह हमारा कंट्रोल है, वो विद द विल ऑफ पब्लिक ऑफ कश्मीर है हमेशा से, और हम इसके ऊपर तैयार हैं। हमने 8 लाख फौज तो नहीं रखी हुई ना इंडिया की तरह कि हर 8वें या 10वें कश्मीरी के ऊपर एक फौजी खड़ा हो। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम पाकिस्तान का ये जो स्टांस है, ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक है कि जी राइट ऑफ प्लेबिसाइट अगर आप उधर देंगे तो हम भी देने को तैयार हैं। अगर रेफरेंडम प्लेबिसाइट होता है तो पाकिस्तान को इस पर कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि वो मुशर्रफ का फार्मूला भी डिस्कस हुआ उस वक्त मनमोहन सिंह के साथ भी, और उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम पाकिस्तान ये कहता है तो कि जी 5 अगस्त से पहले का स्टेटस आए, तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तान उसके ऊपर राजी हो जाएगा। ये इट इज अ फर्स्ट स्टोन टू स्टार्ट टॉकिंग। पाकिस्तान का ये मौकफ है, और इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि मोदी जिस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ चल रहा है, उसके अंदर तो जुनूनियत को जो है ना उसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है, और वहां पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है, पैलेट गन्स के हवाले से और हर हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि जो भी है उसमें बाकी मुमालिक को भी पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। आपका जो सवाल था चाइना के और अमेरिका के हवाले से, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तारीख के फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है। बिल्कुल सर। और मैं ये समझता हूँ कि अब ना सिर्फ आपको मैं याद कराऊं, 1 साल पहले यूरोपीय यूनियन के जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने बड़ा वाजे एक स्टेटमेंट दिया कि जी दुनिया में सुपर पावर का तवाजुन बदल रहा है, और यूरोप भी उस तवाजुन के साथ अपना पलड़ा उस तरफ ले जाएगा। ये यूरोप के फॉरेन मिनिस्टर का बयान था। इसका मतलब ये हुआ
कि जब मशरिक यानी चाइना की तरफ पूरी दुनिया का एक ताकत का तवाजुन आ रहा है तो पाकिस्तान को भी अपनी तरजीहात उसी के मुताबिक ही सेटल करती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को अमेरिका को जी आपको लग रहा है इमरान खान साहब ने सही किया था? बिल्कुल दो टोक जवाब देना बनता है इस वक्त, इस पोजीशन में है हम। दो टोक जवाब देना उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ जी प्लीज। उसकी वजह ये है कि दो टोक जवाब के अलावा अगर हम थोड़ा सा भी अगर सॉफ्ट आंसर देते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और पेंटागन इसको ये लेते हैं कि जी हमें इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और हम कन्विंस कर लेंगे। पाकिस्तान का इस दो टोक मौक़िफ़ की वजह से ही आज सारी दुनिया के मीडिया में ये बात आई है कि जी पाकिस्तान नहीं दे रहा है, वरना ये होना था जी कि यहाँ तक देने को राजी है या मजीद। क्या इसके पीछे भी चाइना हो सकता है? चाइना की सपोर्ट हो सकती है कि ठीक है जी हम खड़े हैं आपके पीछे, आप दें जवाब? बगैर हो ही नहीं सकता। मैं आसिफ मैं ये समझता हूँ कि चाइना की सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान खुद एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट इतना बड़ा नहीं ले सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि हमें किसकी सपोर्ट है इतनी बड़ी, बिकॉज इंडिया पड़ोस में बैठा है, अफगानिस्तान में भी खाना जंगी हो सकती है। जी देखिए अफगानिस्तान के अंदर 1200 मिलियन। जी मैं आखिरी बस यही मेरा सवाल है, आप प्लीज आप क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका को हम अड्डे नहीं दे रहे, अमेरिका वहां से जा रहा है, अफगानिस्तान में खाना जंगी का डर है, तालिबान टेक ओवर कर सकते हैं, पूरी सिचुएशन को सर प्लीज 1 मिनट में जरा सम अप कीजिएगा, क्या लग रहा है? मैं आसिफ उसमें ये कहूंगा कि सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान को वही करना चाहिए कि जी जो विल ऑफ द पब्लिक होगी पाकिस्तान उस के साथ जाएगा। अगर तालिबान के दौर में वहां पर अमन था और अवाम जो है अगर उसको बगैर खाना जंगी के जहां जहां पर तालिबान को जायज शेयर अगर इक्तदार में दे दें अशरफ गनी और सारे, तो मैं समझता हूं कि खाना जंगी की नौबत नहीं आएगी अगर वहां पर पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाया जाए। और पॉलिटिकल सेटलमेंट तभी होगी जब तालिबान को भी टेबल टॉक पर लाया जाए और उनको उसका जायज शेयर इन द पावर दिया जाए। मैं नहीं समझता कि अब तालिबान 96 के तालिबान है, तालिबान वो भी अपग्रेड हो गए थोड़े से, अच्छा सॉफ्ट है, तालिबान भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अब दुनिया को मॉडर्न तरीके से चलाना है तो वो इंतहाई शिद्दत पसंद कवानीन नहीं लाएंगे, तालिबान को देना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं फरहान साहब पहले आपसे कमेंट लेके फिर एंडिंग करेंगे इम्तियाज आलम साहब के कमेंट्स पे। आप क्या देखते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल में? सर सेम क्वेश्चन आपके लिए, इम्तियाज खान फरहान साहब। देखिए मशीकी साहब एक बात फरमा रहे थे कि कैटेगोरिकली मना कर दिया और उसकी बड़ी धूम मच रही है। आज शाहिद खाकान अब्बासी जब इन कैमरा एक ब्रीफिंग थी उसके बाद जब आए उनसे यही सवाल किया गया कि पाकिस्तान अड्डे दे रहा है, ये सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी हमने ये सवाल किया था लेकिन जवाब नहीं मिला, तो जिससे हम ये कर रहे हैं कि किसी ने नहीं मांगा कोई अड्डा, किसी ने कोई अड्डा नहीं मांगा। ये आज की बात है, आज से 1 घंटे, अभी से 1 घंटा 1.5 घंटा। लेकिन हमारा स्टांस तो पता चल गया ना कि अड्डे मिलने नहीं है, मांगना ना मांगना तो अलग बात है। अगर मना करने से बहादुरी है, ज्यादा नुकसान हो रहा है तो हिकमत का तकाजा जो वो करना चाहिए। सुलह हदीबिया हुआ तो सुलह हदीबिया में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे राइट अपने विड्रॉ कर लिए और यानी कि सहाबा इकराम ने कहा कि ये क्या हो रहा है, आपने कहा तुम नहीं जानते जो मैं देख रहा हूं। तो हिकमत का तकाजा ये है कि सुलह हदीबिया उससे हमें सबक लें, नजाशी के दरबार के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफारतकार की तकरीर से सबक लें। तो जो अच्छा हो वो किया जाना चाहिए, जज्बात में नहीं कि हम ढोल बजाने लगे फला ने कहा नहीं देंगे। मतलब आपको लग रहा है कि दो टोक जवाब देना, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना इस वक्त ठीक नहीं है? पाक चीन ने दोनों से आपका स्टैंड यही रहा आज कि पाकिस्तान को दोनों से ताल्लुकात रखने चाहिए। इसमें सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं कि चूंकि हमारे पीरो मुर्शिद हमारे मुरब्बी इम्तियाज साहब हैं कि चाइना को कभी देखा है जज्बाती? लद्दाख में उसने हिंदुस्तान से ऐसा रवैया अख्तियार किया जैसे हार गया हो। उसको पता था कि एशिया पैसिफिक के अंदर उसके खिलाफ किस किस्म की साजिश हो रही है कि अगर वो उलझ गया हिंदुस्तान से तो चाइना को वीक करने की कोशिश है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं जी सर मुझे बताया जा रहा है, मेरे पास 1 मिनट है, मैं इम्तियाज आलम साहब की तरफ जाऊंगा। इम्तियाज आलम साहब, सर आपके क्लोजिंग कमेंट्स अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से सर प्लीज। अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी, लाखों अफगान बहादुर और आएंगे, तालिबान ज्यादातर अफगानिस्तान पे काबिज हो जाएंगे। तालिबान को हमने 20 साल तक उनकी काफी सरपरस्ती की, मदद की, उसका फल हमें मिलने वाला है। ठीक है, मतलब आपको लग आप जरा पाकिस्तान का बताएं कि इस वक्त क्या स्टैंस होना चाहिए इस वक्त अफगानिस्तान में? हमें मदद करनी चाहिए इस वक्त, कुछ रोल प्ले करना चाहिए? नहीं, अब तो आग में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, जो करना था कर दिया। तालिबान जो है विक्टोरियस होकर
काबुल की तरफ पेशकदमी करेंगे। देखिए, तालिबान को की शुरा यहाँ थी, तालिबान के हक्कानी नेटवर्क यहाँ था, ये सारा सिलसिला चलता रहा। तो ये लोग अब बहुत बड़े प्ले, अब अमेरिका के इस तरह से जाने के बाद खिलाफ बनेगा तो तालिबान तो अपनी अमारात की बहाली से कम पे राजी नहीं होंगे और कोई सियासी समझौता होता मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन मौका देना चाहिए तालिबान को, सियासत में मौका देना चाहिए कि अपनी नुमाइंदगी करें आकर प्रॉपर। कौन? नहीं, देखिए ना, मेरे और आपके कहने से तो ग्राउंड सिचुएशन है ना अफगानिस्तान की। मेरा ख्याल है अगर तालिबान काबुल पे काबिज हो गए तो पाकिस्तान में भी मजहबी शिद्दत पसंदी बहुत बढ़ेगी और पाकिस्तान हिंदुस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान है। अगर तालिबान काबुल कब्जा कर लेते हैं तो पाकिस्तान को जोड़ दिया जाएगा बदकिस्मती से अफगानिस्तान के साथ, और हम भी तो ये डेंजरस बड़ी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया इम्तियाज आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बाइस मुसरत रहा आज आपको सुनना और आपके साथ बात करना। हामिद अल मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, वक्त निकाला हमारे लिए। इंशाल्लाह दोबारा भी मदू करेंगे आप तमाम मेहमानों को। इम्तियाज़ खान फरहान साहब, बहुत शुक्रिया, पहले भी आ चुके हमारे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आज आपने दोबारा ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज बड़ा मज़े का एक डिस्कशन रही और बड़े सीनियर साफ़ियों के दरमियान बात की गई। तो कोशिश यही है और होनी भी यही चाहिए पाकिस्तान की कि जो पाकिस्तान के मफाद में बेहतर हो उसी को सामने रखा जाए और उस पर समझौता ना किया जाए। नाज़रीन, आज फिलवक्त यहीं तक, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। प्रोग्राम AM at 10 PM। कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। फ़ी अमान अल्लाह।